हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आंसर की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास कुछ और क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करते हैं। ये 10th क्लास के साइंस से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख रहे हो, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे थे। ओम्स लॉ पर जो है हमने स्टेटमेंट पढ़ ली थी। कुछ न्यूमेरिकल अब ट्राई करते हैं उस पर किस तरह से हम यहाँ पर यूज करेंगे। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। ये कहता है कि मान लीजिए आपको एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दिया गया है और उसका रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू है, while potential difference across the two end of component decreases to half। पहले केस में हमारे पास पोटेंशियल V था और जब सेकंड ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस V बाई 2 कर दिया जाता है, यानी हाफ। तो ये पूछता है कि करंट में क्या चेंज हमें दिखाई देगा अगर ऐसा करते हैं। तो हम अच्छे से जानते हैं, हमने ओम्स लॉ को स्टडी किया है और उसके अकॉर्डिंग हमें अच्छे से पता है कि जो आई यानी करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हैं तो ठीक उतना ही चेंज हमें करंट में दिखाई देगा। अगर हमने वोल्टेज को यहाँ पर हाफ किया है तो करंट भी हमारा हाफ होना चाहिए। लेकिन जब क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का हो तो हमें थोड़ा डिटेल में यहाँ पर इसको डिस्कस करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ हम सबसे पहले जो रिलेशन होती है उसको पुटअप करेंगे यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे हम। यहाँ से I निकाल लिया जाएगा, उसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए आप। I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। अब जैसा कि हम जानते हैं स्टेटमेंट में दिया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हमने हाफ कर दिया है। नया जो पोटेंशियल है उसको V डैश मान लीजिए और V डैश को आप शो करेंगे V डिवाइड बाई 2। रेजिस्टेंस क्योंकि आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, पहले ये मेंशन कर दिया गया था कि हमने जो सब्सटेंस था वो चेंज नहीं किया है, अभी भी वही है जो पहले था। तो अकॉर्डिंग टू न्यू पोटेंशियल डिफरेंस करंट विल बी आई डैश। आई डैश जो होगा V डैश डिवाइड बाई आर। जब आप V डैश की वैल्यू ऊपर जो अपने मेंशन की थी अभी V डैश इज इक्वल टू V डिवाइड बाई 2 वो पुट करते हैं तो हमें पता चलता है कि 1/2 और साथ में V बाई आर जो है ये रिलेशन हमारी बनती है। और जब V बाई आर की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 से पुट करेंगे तो वो हमारे पास I थी और I जैसे ही पुट करोगे I के मल्टीप्लाई में 1/2 है, दैट मीन्स I डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि नया जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट बना है वो भी हाफ हो गया। और यही चीज़ हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने डिस्कस की थी कि करंट को भी क्या हो जाना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वाई आर कोयल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलोय रेदर देन ए प्योर मेटल। ये पूछना है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारे पास होते हैं उनके एलोय एक प्योर मेटल नहीं ली जाती, एक एलोय ली जाती है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है और हम इसको समझते हैं कि एलोय यूज क्यों की जाती है इलेक्ट्रिक टोस्टर में। तो बहुत सिंपल आंसर है कि हमें इलेक्ट्रिक टोस्टर में हीटिंग इफेक्ट की ज़रूरत होती है और हीटिंग इफेक्ट तब होगा जब रजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो। अब हम इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को एक जनरल सप्लाई में चेंज नहीं कर सकते। टेम्परेचर टाइम जो है वो भी हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक डेफिनेट समय तक ही हमें उस इलेक्ट्रिक टोस्टर को चलाना है। तो एक ही हमारे पास कंपोनेंट बचता है वो है रेजिस्टेंस, जिसको आप चेंज करके हीटिंग इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं। रजिस्टिविटी एलॉय की ज़्यादा होती है, दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इसी वजह से इनका जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होगा। और हीटिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो हमारी जो थिंकिंग थी वो फुलफिल हो जाती है। तो ये इस तरह से ये काम करेगा और इसीलिए यहाँ पर एलोए जो है इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर एक टेबल दी गई है और उसका यूज करते हुए आपको पेपर में अगर इस तरह की कोई टेबल दी जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक तरफ मटेरियल रखा गया है और उसके सामने उसकी रजिस्टिविटी है। जितनी ज़्यादा रजिस्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस
और जितनी कम रजिस्टिविटी होगी उतना ही कम रेजिस्टेंस, और जितना कम रेजिस्टेंस उतना ही करंट का अमाउंट ज़्यादा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सिल्वर के केसेस में ये सबसे कम है, जो रजिस्टिविटी है वो सबसे कम है, इसीलिए हम इसको बेस्ट कंडक्टर बोलते हैं। और अगर हम बात करें कॉन्स्टेंटेन यानी एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल, ये वही एलॉय है जो हीटर में यूज़ की जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो रजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। यही वजह इसमें से करंट जो है अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता, और ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस हीटिंग इफेक्ट शो होता है, और इनकी हीटिंग इफेक्ट हमें दिखाई देता है, इनको यूज़ किया जाता है। ऐसे कुछ और एलॉयज हैं, इंसुलेटर हैं, इनको भी आप कंपेयर कर सकते हो। एक पेपर जो होता है वो 10 पावर 12 रजिस्टिविटी शो करता है, बहुत ज़्यादा है। एयर के केस में ये और भी ज़्यादा वैल्यू होगी, बशर्ते वो एयर कैसी हो, बिल्कुल ड्राई हो। अगर उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है तो उसमें रजिस्टिविटी कम होने के चांसेस हैं और वो एज ए कंडक्टर काम कर सकती हैं, जैसे कि आप थंडरस्टॉर्म में देखते हैं। थंडरस्टॉर्म में एयर में जो ह्यूमिडिटी है या फिर वाटर वेपर है ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, एयर जो है एज ए कंडक्टर वहाँ पर काम करने लगती है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, और थंडरस्टॉर्म में जो बिजली है, आसमानी बिजली, वो उसको फ्लो कर सकती है, पार कर सकती है। पेज नंबर 2213, इस पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एक कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको यूज करते हुए आपको कुछ सिस्टमेटिक ढंग से बैटरी, सेल, वोल्टेज रजिस्टर वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें दी गई है, उनको आपने सीरीज में कनेक्ट करके दिखाना है। तो ए ड्राई सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्टेज इच, 3 सेल हैं और हर एक की वोल्टेज 2 दी गई है। इन सभी को अगर हम जोड़ दें सीरीज में तो ये क्या बन जाते हैं, एक 6 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। अब आपको एक रजिस्टर भी साथ में यहाँ पर यूज़ करना है जिसकी वैल्यू है 5 ओम्स, और एक और है जिसका वैल्यू हमारे पास है 8 ओम्स, एंड थर्ड वन 12 ओम्स। एक प्लग की है यानी ऑन और ऑफ करने के लिए। इन सभी को सीरीज में ऐड करना है, आप बड़ी आसानी से ये डायग्राम बना सकते हैं। सीरीज में एंड टू एंड जो है रजिस्टर को जोड़ा जाता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आप एक रजिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे, और जो सेकंड टर्मिनल हमारे पास है वो अपने आप नेगेटिव बन जाता है। वैसे जनरली रजिस्टर के जो हमारे पास प्लस और माइनस होते हैं वो दिखाए नहीं जाते, बैटरी के जिस हिस्से के साथ उसको जोड़ोगे वो एंड उसका वही बन जाता है, यानी प्लस के साथ जो हिस्सा जोड़ा गया वो प्लस बन जाता है, और नेगेटिव हिस्सा जो जोड़ा गया है वो नेगेटिव बन जाता है। ऐसे ही सीरीज में अगर आप 8 ओम को देखते हो तो 8 5 के साथ जुड़ा हुआ है, 8 का जो एंड 5 के जिस एंड के साथ जुड़ा हुआ है दोनों अपोजिट पोलैरिटी के माने जाते हैं। इसी तरह से ये कंटिन्यूस पैटर्न बनता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस बैटरी के प्लस के साथ, माइनस बैटरी के माइनस के साथ। तो ये डायग्राम आपने बनाना है और इस पे फोकस कीजिए जो अभी मैं बात बता रहा हूँ। यहाँ पर एक प्लग की ली गई है, अगर मैं प्लग की में की रखता हूँ, प्लग कर देता हूँ, तो करंट फ्लो करेगा, यानी करंट हमें दिखाना पड़ेगा प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन होगी। और ये अगर मैं यहाँ से ये डॉट जो गायब कर देता हूँ यानी कि ओपन की कर देता हूँ इसको, तो उस केस में करंट जो है वो शो ऑफ नहीं होगा। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपने ड्रॉ करने हैं। अब आपको वही क्वेश्चन जो अभी बढ़ के आए हैं, जो सर्किट आपने बनाया था उसको ध्यान में रखना है, और एक पोटेंशियल मीटर या वोल्ट मीटर लगा दिया हमने पैरेलल में, किसके साथ, 12 ओम के साथ। और फिर पूछता आपसे, एक एमीटर भी जोड़ा गया है इस सर्किट में, अब इन दोनों की रीडिंग पूछता है आपसे। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से रीड किया है तो आपको पता होना चाहिए। इन केस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल करंट विल बी सेम,
आप इस सर्किट में जो टोटल करंट है वो निकाल लीजिए, यानी रेजिस्टेंस कितने हैं, सीरीज में जुड़ जाएंगे सभी। ये हमारे पास बन जाएगा 25 ओम्स। वोल्टेज आपको 6 वोल्ट दी गई है, आई निकालोगे V बाई आर करके, तो जो आपका करंट बन रहा है वो सभी के सभी में से पास हो रहा है। अब बड़ी आसानी से आप यहाँ पे देखो कि जो आई आपने निकाला है, लेट अस अज्यूम हमने x माना है, तो x वो जो एम्पियर करंट है वो 5 ओम से भी पास हो रहा है, 8 ओम से भी और 12 ओम से भी। अब 12 के लिए हमसे पूछा गया है तो ओम्स लॉ हम यहाँ पे 12 के लिए अप्लाई कर देंगे। जो भी वैल्यू आई हमारे पास आई की, x जो वैल्यू आई थी, x इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर। वी हमें नहीं पता, और जो आपको आर है यहाँ पर दिया गया 12, वो सभी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। जैसे जो x था हमने अज्यूम किया था, उसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हो तो वैल्यू उसकी 0.24 एम्पियर आती है, और 24 एम्पियर को जब आप 12 ओम के साथ कंपेयर करते हो तो जो कैलकुलेशन हमारी बनती है वो बन जाती है 2.88 वोल्ट। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आंसर हमारा होगा 2.88 वोल्ट। ठीक ऐसे ही अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में आपको कोई और वोल्ट मीटर जोड़ के पूछता है वो भी आप बता सकते हो। अब जो सेकंड क्वेरी थी हमारी वो ये थी कि एमीटर की रीडिंग क्या होगी, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो आई होगा उसकी एक फिक्स वैल्यू आपने निकाली है, और आई की फिक्स वैल्यू यहाँ शो होगी, और जो कितनी थी 0.24 एम्पियर, ये यहाँ पर दिखाई देगी। एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है पेज नंबर 216 पर, जो आप देख सकते हो, आपके पास अपनी बुक होगी, अगर नहीं है तो आप यहाँ से भी एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें अच्छे से पता है जब भी कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े जाते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है उसके लिए एक्सप्रेशन होता है हमारे पास 1 डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आर वन प्लस 1 डिवाइड बाई आर टू एंड सो ऑन, जितने रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में दिए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ दो दिए गए हैं तो दो के लिए आप यहाँ पर पुट करेंगे 1 डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 1 डिवाइड जो आपको पहला रेजिस्टेंस दिया गया 1 प्लस 1 डिवाइड जो दूसरा रेजिस्टेंस है 10 पावर 6, ये यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट कैलकुलेशन की गई है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। यहाँ पर पहले आप 1 बाई आर के लिए वैल्यू निकालोगे और उसके बाद उसको रिवर्स कर देंगे, तो आर हमारे पास आता है। और अब देखिए यहाँ पे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं 10 पावर 6 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 पावर 6। अगर आप 10 पावर 6 में 1 जोड़ते हो तो एक माइनर सा चेंज आएगा, और उसको आप यहाँ पर अप्रोक्स कर सकते हैं वैल्यू 10 पावर 6। 10 पावर 6 डिवाइड बाई 10 पावर 6 हमारे पास आंसर आता है 1 ओम। ऐसे ही आपके पास कुछ और रेजिस्टेंस है जिनको आपने दोबारा से पैरेलल कॉम्बिनेशन में करना है, ये आपको मैं एज ए होमवर्क जो है सुजेस्ट करता हूँ, ट्राई कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, एक और क्वेश्चन हमारे पास है। एक इलेक्ट्रिक लैंप दिया गया है जिसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 100 ओम है। ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohms and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source। आपको तीन तरह के सोर्स यहाँ पर दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जिनका रेजिस्टेंस 100 है, 50 है और 500 है। उन सभी को आपने एक फिक्स वोल्टेज के साथ जोड़ा जो 220 वोल्ट है। अब इन सभी को आपने एक सेम सोर्स के साथ जोड़ा है तो हमें करंट जो होगा सभी में क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू डिफरेंट है। V बाई आई करेंगे तो इनमें से जो करंट मिलेगा हमें वो डिफरेंट मिलेगा। एक एक करके आप सभी के लिए जो है करंट यहाँ पर निकाल सकते हो। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वही है पीछे जो अभी करके आए थे हम। जो तीन रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं उनको 1 बाई आर के अकॉर्डिंग अरेंज करें, और जो आई आपका आर जो है यहाँ से निकले उसको आप ओम्स लॉ में पुट कर देंगे।
तो हमें आई की वैल्यू जो है मिल जाएगी, और जो होगी हमारे पास 7.04 एम्पियर। तो करना क्या है, आपको 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, 3 ऑब्जेक्ट थे अलग अलग, उनका रेजिस्टेंस अलग अलग था, और रेजिस्टेंस अलग अलग होने की वजह से हमें जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा सभी में, वो क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आप आई जो होगा इसमें वो एक एक करके नोट कर लेंगे। तो सभी के लिए जो आई होना चाहिए वो अलग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाला गया है, तो जो आई है वो हमने निकाल लिया। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इन तीनों रेजिस्टेंस को मिला करके नेट एक रेजिस्टेंस निकाला, और टोटल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू निकाली है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस आपने निकाला है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, यानी टोटल अमाउंट ऑफ करंट निकाला है आपने, तीनों में जो होगा वो अलग अलग होगा, तीनों का मिला करके आप जो आंसर निकाल रहे हो वो यहाँ पर 7.04 आया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में कोई भी आंसर नहीं करना है। अगर तीनों के लिए अलग अलग निकालने के लिए कहा जाए यहाँ पर, तो इन केस ऑफ पैरेलल वोल्टेज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वोल्टेज की जो वैल्यू दी गई है उसको फिक्स मानोगे, और फिर उसका यूज करके आप रेजिस्टेंस पुट करेंगे, आई सभी के लिए क्या आएगा, अलग आएगा। तो यहाँ तक हम क्वेश्चन करते हैं, और कल कुछ और क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।